हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो ये गाइस पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का, इन कंटिन्यूएशन टू पार्ट 1। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 पहले देख ले, ठीक है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आप वॉरफेयर फॉर वेल्थ के बारे में। तो वॉरफेयर का मतलब हो गया मेथड्स ऑफ फाइटिंग, और यहाँ फाइटिंग से मेरा मतलब है पैसों के लिए लड़ाई या वेल्थ के लिए लड़ाई, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वो एक पर्टिकुलरली बेस्ड थी स्पेसिफिक रीजन में, पर उनका कहीं ना कहीं यही मानना था कि वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करे, और इसके लिए वो चाहते थे कि डिफरेंट एरियाज में उनका डिफरेंट कंट्रोल हो, डिफरेंट एरियाज में उनका डिफरेंट जगहों पे राज हो, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो एक ऐसा एक एग्जांपल हमें यहाँ मिलता है सिटी ऑफ कनौज के बारे में, और इससे हम जानेंगे कि एक ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोल के क्यों हुआ वहाँ पे। तो कनौज इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कनौज इस बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंस रखती थी क्योंकि कनौज जो है वो रिच थी बहुत ही वेल्थ और रिसोर्सेज में। तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छी थी। वहाँ मिनरल्स, एग्रीकल्चर और ट्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों के पास, और जो एम्पायर पर्टिकुलरली था, बहुत ही वेल्दी और रिसोर्सेज से भरा हुआ एम्पायर था, ठीक है। इसी के चलते वहाँ पे कंट्रोल पाने के चलते, और वहाँ की जो गैंगेटिक वैली है वो बहुत ही फर्टाइल थी। तो इसके चलते जो यहाँ पे कंट्रोल के लिए बेसिकली गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज के लोगों ने यहाँ पे लड़ाई की, और इसी को हम बोलते हैं त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि एक जो था टेम्पल्स का, मैंने बात किया, बताई थी आपको टेम्पल्स क्या इंपॉर्टेंस रखते थे। तो कहीं ना कहीं किंग्स का ये मानना था कि टेम्पल्स एक ऐसे सोर्स है जिससे वो शो कर सकते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एम्पायर है, ठीक है। तो जो जब भी वो सबसे ज्यादा जो खर्चा करते थे किसी चीज के डेवलपमेंट में, तो वो तो हुआ करता था टेम्पल्स, और वो सेंटर में हुआ करता था कोई भी स्टेट में, ठीक है। और जब कोई लड़ाई हुआ करती थी अनदर कोई दूसरे किंगडम से, तो वो लोग भी जो हुआ करते थे, जो अटैक करते थे, वो लोग भी टारगेट करते थे कहीं ना कहीं कि टेम्पल्स पे अटैक किया जाए बेसिकली, क्योंकि वो टेम्पल्स को एक्सट्रीमली रिच माना करते थे, ठीक है। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सुल्तान मोहम्मद गजनी के बारे में, जो कि अफगानिस्तान से थे। तो वो उन्होंने रूल किया 1997 से लेके 1030 तक, और उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल जो बढ़ाया, जैसे कि सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। तो वो क्या करते थे, वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रेड करते थे सब कॉन्टिनेंट में आके, और सारे वेल्दी टेम्पल्स को टारगेट करते थे। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही कुछ किया, सोमनाथ गुजरात को भी उन्होंने टारगेट किया था। तो वो करते क्या थे इस वेल्थ का, वो अपने साथ इस वेल्थ को ले जाया करते थे अपने कैप, और उसकी मदद से उन्होंने एक अपना कैपिटल सिटी बनाया गजनी पे जाके, और वो बहुत ही मार्वेलस है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली जो जिस तरह से वो बना है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, वो इंटरेस्ट रखते थे वो जानने में कि जिन लोगों पे उन्होंने कॉन्कर किया है उनके बारे में वो जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या कि एक स्कॉलर को उन्होंने, मतलब एक बोल सकते स्कॉलर को उन्होंने तैनात किया, इसके लिए हायर किया कि तुम जाओ भाई, तुम जाके उसके बारे में देख, पढ़ो, समझो, और मुझे उसके बारे में एक अकाउंट लिख के दो सब कॉन्टिनेंट के बारे में जहाँ पे मैंने कॉन्कर किया। तो इसी के लिए उन्होंने अल्बिरोनी करके एक स्कॉलर को उन्होंने हायर किया, और उस स्कॉलर ने बाद में जाके एक अरेबिक वर्क लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद, और वो बहुत ही फेमस बनी, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद हम एक और स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो ये फाइटिंग बेसिकली हुआ था चाहमन, जो कि चौहान्स बोले जाते थे, और चालुक्यस और गहादलवास के बारे में, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ था। तो जो चौहान्स थे वो बेसिकली दिल्ली और अजमेर के ऊपर कंट्रोल रखते थे, पर वो अपना जो कंट्रोल था वो बढ़ाना चाहते थे वेस्ट और ईस्ट की ओर। तो इसके जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो क्या हुआ उस समय ना कि जो चालुक्य ऑफ गुजरात है और जो गाहदलवास ऑफ वेस्टर्न यूपी है, उन्होंने अपोज किया इनको, ठीक है। तो इसके चलते बहुत उनके बीच में भी वॉरफेयर हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। तो जो बेस्ट नोन जो चौहान रूलर या चाहमना रूलर हम जिसे बोल सकते हैं, वो था पृथ्वीराज 3। तो उन्होंने क्या किया था, अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया भी था, बट वेरी नेक्स्ट ईयर 1192 में हार गए थे। फिर भी उन्हें बहुत ही एक अच्छा रूलर की तरह, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर की तरह माना जाता है, ठीक है। अब ये मैप आप देख रहे होगे, तो हम चोलास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चोलास आखिर पावर, उनका पावर कैसे बढ़ा विद द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे उन्होंने ये किया।
तो चोलास का भी एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे जो रेड में यहाँ पे मार्क है, ये एरिया पर्टिकुलरली, ये सब पूरा जो आप देख रहे होगे, तो ये एरिया में उनका कंट्रोल आखिर में कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे एक स्टोरी उसी से रिलेटेड दोस्तों बताई गई है। तो स्टोरी में ये बताया गया, जैसे मैंने आपको सबऑर्डिनेट्स के बारे में बताया कि जो लोअर रैंक ऑफिसर होते हैं वो उनका क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली एक रीजन पे कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है। तो इसी से एग्जांपल, इसी का स्टोरी रिलेटेड बताया गया है कि मुतरयार करके एक चीफली फैमिली थी, मतलब सब जो कि सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे पल्लवा किंग्स के, कांचीपुरम के पल्लवा किंग्स के सबऑर्डिनेट्स थे वो, ठीक है। तो विजयलया करके एक एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास जो कि उदयपुर से आते थे, उदयपुर से, सॉरी उदयपुर नहीं, उदयपुर से आते थे। तो विजयलया उन्हीं फैमिली से बिलोंग करता था, चोलास के, जो उदयपुर से आते थे। तो उसने क्या किया, उसने ये मुतरयुर जो है, जो फैमिली थी, उसने ये कावेरी डेल्टा छीन लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने सिटी ऑफ तंजावुर बनाया। तंजावुर आप देख सकते हो ये मैप पे, इस जगह पे ये वाला, तो ये इस जगह पे उन्होंने मैप बनाया तंजावुर, ठीक है। और एक टेम्पल भी बनाया गॉडेस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंस थे, कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहे टेम्पल्स के थ्रू, ठीक है। तो उसके चलते उसने टेम्पल भी बनाया उस जगह को कैप्चर करके। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो सक्सेसर्स थे विजयलया के, उन्होंने धीरे धीरे करके जो नेबरिंग जो रीजन्स थे उन्हें भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने किंगडम को बड़ा करना शुरू कर दिया, एक्सटेंड करने लगे उसकी पावर को। जिसके चलते पांड्यायन और पल्लवास के जो टेरिटरीज थे, जो नॉर्थ और साउथ के, वो भी किंगडम का पार्ट बन गए थे धीरे धीरे, ठीक है। तो जो राजा राजा वन था, जो कि चोला रूलर का बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर माना जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा टेरिटरीज अपने अंडर कंट्रोल में किए थे, ठीक है। और उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस लाए थे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल थे। साथ ही साथ इसके जो सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी ये सेम पॉलिसीज को मतलब अपनाया, उनके फादर के राजा राजा वन के। तो उन्होंने भी ये सेम पॉलिसीज अपनाया और उन्होंने भी गंगा वैली पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लिया, साथ साथ श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्रीज पे भी बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया था, जिसकी वजह से एक वो स्ट्रॉन्ग नेवी भी बना पाए थे, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी तैयार कर पा रहे थे, अपने एम्पायर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में, ठीक है। तो तो हुआ क्या था, मैंने आपको तंजावुर के टेम्पल के बारे में बताया, कैसे उस पे जैसी किंग ने विजयलया ने जैसे ही वहां पे जीता तो उन्होंने एक सडनली एक टेम्पल तुरंत बना दिया था, ठीक है। तो वैसा ही सेम एक हुआ था तंजावुर में, जो टेम्पल था वो राजा राजा के द्वारा बिल्ड किया गया था। और जो गंगाईकोंडा जो टेम्पल था वो बिल्ड किया गया था राजेंद्र के द्वारा, ठीक है। दोनों मतलब सक्सेसर्स थे विजयलया के। तो ये जो टेम्पल्स थे वो न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट्स थे, मतलब न्यूक्लियाई का यहाँ पे ये मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये जो सेटलमेंट्स हुआ करते थे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे ये टेम्पल्स, इसीलिए इन पे पहले अटैक किया जाता था जब भी कोई दूसरी किंगडम अटैक किया करती थी, ठीक है। यही सेंटर्स हुआ करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सो जो ये टेम्पल्स थे ये एंडोर्ड किए जाते थे लैंड से बाई दूसरे रूलर्स और अदर्स। तो यहाँ पे एंडोर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो लैंड जो थे वो दूसरे रूलर्स और अदर्स के द्वारा, नॉर्मल पीपल या रिच पीजेंट्स या जो भी आप बोल लो, उनके द्वारा ये लैंड्स दिया जाते थे। तो ये लैंड्स कौन से हो गए, टेम्पल्स के आसपास के जितने भी लैंड्स थे वो दे दिए जाते थे इन रूलर्स या फिर आम लोग या फिर वो रिच पीजेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो इस लैंड पे जो प्रोड्यूस हुआ करता था, मैं इस लैंड की बात कर रहा हूँ, तो जो भी इस लैंड में प्रोड्यूस किया जाता था वो सब दे दिया जाता था स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। जो कि जैसे कि जो टेम्पल की देखभाल किया करते थे, टेम्पल्स में रहा करते थे, टेम्पल्स की देख रेख किया करते थे, जो कि टेम्पल्स के आसपास रहा करते थे, उन्हें दे दिया जाता था इनका प्रोड्यूस। तो उसमें कौन आते थे, प्रीस्ट आते थे, गार्लैंड मेकर्स आते थे, कुक्स आते थे, स्वीपर्स आते थे। ओवरऑल ये बोल सकते जो टेम्पल्स की हर तरह से मेंटेनेंस करते थे, देखभाल करते थे और कहीं ना कहीं वो टेम्पल्स में वर्क किया करते थे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला टेम्पल्स के बारे में कि जो टेम्पल्स थे सिर्फ वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं हब बन चुके थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी। क्योंकि ये जो लोगों की मैंने बात कही उनके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल जिंदगी और कल्चरल जिंदगी वही जी रहे थे, ठीक है। अब एक और चीज बताई गई है यहाँ पे, उस समय एक बहुत ही अच्छा चीज आया था कि जो ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाने लग गए थे और वो बहुत ही अद्भुत तरह की कला मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें एक और बात हमें क्या बताई गई है कि इसमें डीटीज के बारे में, तो इमेजेस, डीटीज के लिए इमेजेस तो बनाए जाते थे ब्रोंज इमेजेस चोला किंगडम में, पर साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता था
कि डिवोटीज के लिए बनाए जाते थे, जो डिवोटीज थे उनके भी इमेजेस बनाए जाते थे, ये ब्रोंज वाले, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर और इरिगेशन में अगर आप मैप 2 देखोगे, मैप 2 में आपको दिखाता हूं खोल के, ठीक है। तो ये हो गया मैप 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिखेगा, ठीक है। कावेरी रिवर, ये रहा कावेरी रिवर। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हमें ये बताया गया कि उसके चैनल्स जो थे बहुत जगह से होते हुए जाते थे बे ऑफ बंगाल में, उस बीच में बहुत सारे और रिवर्स और स्मॉल्स आते थे, ठीक है। स्मॉल रिवर्स भी आया करते थे, तो उसके चलते ये भरते हुए सबको जाता था। तो उसके चलते क्या हुआ करता था कि जो चैनल्स जो हुआ करते थे ये भर जाते थे, ओवरफ्लो हो जाते थे, जिसकी वजह से ये सॉइल को डिपोजिशन कर देते बैंक्स के नज़दीक में, और वहाँ का जो सॉइल था वो बहुत ही फर्टाइल बन जाता था, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये मॉइस्चर कहीं ना कहीं ऐड कर देते थे, जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हुआ करती थी। और मॉइस्चर के चलते क्या हुआ था, पर्टिकुलरली कल्टिवेशन और राइस जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, ठीक है। सो इसके साथ क्या हुआ कि एग्रीकल्चर तो पहले हमें पता चलता है, एक जगह के बारे में एग्जांपल दिया हुआ है कि कन्फाइंड, जैसे कि तमिलनाडु के बारे में बताया गया कि जैसे कि एग्रीकल्चर जो था वही तक कन्फाइन हुआ करता था। पर बाद में 5th और 6th सेंचुरी की बात क्या हुआ कि एग्रीकल्चर बहुत तरह से फैलने लग गया था। अब लोग इसके लिए क्या करने लग गए थे ना कि लार्ज स्केल कल्टिवेशन के चलते फॉरेस्ट क्लियर होने लग गए थे बहुत सारे रीजन्स में, ठीक है। बहुत सारे जगह पे लेबल किया जा रहा था लैंड को। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे थे। अब एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या हो गया, एक वॉल होता है जो कि पानी के लिए पानी को रोकने के लिए बनाया जाता था, जो कि बेसिकली रिवर्स के सामने बनाया जाता है ताकि वहाँ फ्लडिंग ना हो, ताकि ओवरफ्लो नहीं हो पानी का वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समय के साथ साथ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के चलते फ्लडिंग और कैनल्स भी बनाए जाने लग जाते हैं, जिससे कि वाटर्स दिए जा सके फील्ड में। आर्टिफिशियल टेक्निक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो गया था, क्योंकि ये मानना था कि भाई रेन तो आपका हमेशा होगा नहीं, पानी तो आपका हमेशा ओवरफ्लो होगा नहीं, आपका सॉइल हमेशा अपने आप वो फर्टिलिटी गेन तो कर नहीं सकता है, वो सिर्फ हो सकता है रेनी सीजन में। तो इसके चलते क्या था कि आर्टिफिशियली कहीं इनका मानना था कि हमें इरिगेशन के और मेथड्स सर्च करने होंगे। तो इसमें हुआ क्या, इन मेथड्स को जानते हुए उन्होंने बहुत नए मेथड्स बनाए, जैसे कि वेल्स जो थे बनने लग गए थे, खुदाई उनकी होने लग गई थी। फिर यूज टैंक्स बनाने लग गए थे, रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था ताकि वो सालों तक यूज हो सके। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइज लेबर होने लग गया था, ठीक है। और वेरियस न्यू मेथड्स भी यूज होने लगे थे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे आशा है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने चैप्टर के पूरे पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा है वो होगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी, छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और जिसका टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो कि इस चैप्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो वीडियो को मिस ना मत कीजिएगा। इसके लिए आपको जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो गाइज मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।